हेलो दोस्तों, जागरण जोश के डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग देखेंगे आज के करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके आंसर्स और साथ ही उससे जुड़े फैक्ट्स को भी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस करंट अफेयर्स सेशन को। और आज का पहला सवाल है, इनमें से किस देश को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपना 105वां सदस्य घोषित किया? ऑप्शंस हैं यूएसए, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। दोस्तों इसका सही जवाब है यूएसए। अब इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो यूएसए ने कुछ साल पहले आईसीसी को बोला कि आप अपना 93rd एसोसिएट मेंबर के रूप में हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद जो वहाँ की जो मेंबरशिप कमेटी है आईसीसी की, उसने इसकी सिफारिशों को मंजूर किया और अब जाके इसको 105वें मेंबर के तौर पे इसे इंडक्ट कर लिया अपने में। अब देखिए, जैसे ही कोई आईसीसी का मेंबर बनेगा तो उसके लिए साथ साथ उसे कुछ एडवांटेज भी मिलते हैं, कुछ उसके साथ साथ उसे बेनिफिट भी दिया जाता है। क्या बेनिफिट देता है कि वहाँ पे एक डेवलपमेंट फंड होते हैं जो कि हर मेंबर कंट्रीज को दिया जाता है कि वो अपने देश में क्रिकेट के विकास और विस्तार के लिए काम करे। साथ ही वहाँ के जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट का जो एक अलग प्रारूप होगा उसके लिए काम करे। तो ये सब चीज़ें अब यूएसए कर सकता है। साथ ही आईसीसी उसे यह भी कहेगा कि आप अपने जो आपके जो अब काउंसिल होंगे, यूएसए क्रिकेट काउंसिल या उसका जो भी वो नाम रखेंगे, उसका अब जल्द से जल्द चेयरमैन, साथ ही उसके गवर्नर मेंबर, उसके जो भी काउंसिल मेंबर होंगे, वो सभी का जल्दी से जल्दी नियुक्ति करे। तो अब हमारे जो एक क्रिकेट का जो इंटरनेशनल एरिना है उसमें एक नए मेंबर जुड़ गए हैं। बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने के लिए लाया गया संविधान संशोधन विधेयक में आय की ऊपरी सीमा क्या रखी गई है? यानी इनकम का जो लेवल है इस विधेयक में वो क्या रखा गया है कि किस इनकम के तहत लोग इसके अंदर आ जाएंगे 10% आरक्षण वाले जो है ग्रुप उसमें। तो इसका ऑप्शन क्या है? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख। इसका सही जवाब है 8 लाख। यानी 8 लाख से कम इनकम आय वाले, यानी लेस देन 8 लाख वाले जो होंगे, यानी ये पूरा जो ये इनकम किसी इंडिविजुअल का नहीं है, पूरे हाउस होल्ड मिला के अगर 8 लाख से कम इनकम है तो वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे कि इस आरक्षण का वो लाभ उठा सके। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ और गाइडलाइन की, ना सिर्फ इनकम को रखा, उसके साथ ही उसने कहा कि जिसके पास 5 हेक्टेयर से कम की खेती की ज़मीन हो वो इसके लिए एलिजिबल है, जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो, जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो और जिनके पास 209 गज से कम की गैर अनुसूचित जमीन हो किसी निगम की, और सबसे महत्वपूर्ण जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आए, वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और वो भी इस आरक्षण का लाभ उठा पाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि अभी ये जो विधेयक था 124वां संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक है, ये संविधान संशोधन विधेयक जो कि अभी राज्यसभा से भी पास हो गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होगा? अब ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास, अब उसके अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट एसेंट करेंगे तो फिर ये एक बिल बन जाएगा। लेकिन दोस्तों हमेशा आप ये याद रखिए, जो भी संविधान संशोधन विधेयक होगा, संविधान संशोधन विधेयक होने के लिए उसे और भी कुछ क्राइटेरिया है जिसे पूरा होना होता है, तभी वो संविधान में संशोधन करेंगे। क्या होता है? तो पहले तो लोकसभा राज्यसभा में दोनों हाउस में प्रेजेंट एंड 2/3 वोटिंग, यानी जितने लोग हाउस में प्रेजेंट हैं उसके 2/3 लोग इसके सपोर्ट में हैं बिल के, तभी वो पास होगा। ऐसे ही राज्यसभा में है। उसके बाद कम से कम 15 स्टेट इसे अपना अप्रूवल दे, यानी अपने अपने हाउस से पास कराए, तब जाके संविधान संशोधन होगा। संविधान संशोधन के बाद कौन कौन से आर्टिकल में संशोधन होगा? आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, ये 2 आर्टिकल में संशोधन किया जाएगा और तब जाके ये बिल पूरे देश में लागू हो जाएगी। बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की ओर। नॉर्वे की प्रधानमंत्री का क्या नाम है जो हाल ही में भारत में 3 दिवसीय यात्रा के लिए आई है? ऑप्शंस हैं एर्ना सोलबर्ग, जेसिका एल्मूर, जेंस स्ट्रेटबर्ग, जेना जेनसन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एर्ना सोलबर्ग।
ये नॉर्वे की 28वीं प्रधानमंत्री हैं और नॉर्वे की ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। ये एक फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं कि ये नॉर्वे में ये दूसरी ही महिला है जो प्रधानमंत्री पद पे गई हैं। 2013 से वहाँ की प्रधानमंत्री थी, इससे पहले वो विपक्ष के नेता थे। ये भारत में आके इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो स्वच्छता मिशन चलाया गया है उसका उन्होंने बहुत ही जिक्र किया और इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही कि किस तरह से ये गेम चेंजर प्रोग्राम था। साथ ही इसने कहा है कि भारत का जो रोल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही ऊपर होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अभी क्लाइमेट चेंज को लेके बातें हो रही है इंटरनेशनल एरिना में, उसमें भारत का उसने बोला बहुत ही बड़ा रोल है कि वो किस तरह से इसको देखेगा। साथ ही ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने भारत के हेल्प की गुजारिश की है कि भारत ब्लू इकोनॉमी में नॉर्वे के साथ दे और उन्हें जो भी हेल्प चाहिए वो एक दूसरे को करेंगे। तो ये ऐसा है कि एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है यहाँ से। और हम बढ़ते हैं यहाँ से आज के चौथे सवाल की ओर। सेबी ने नीति निर्माण से अनुसंधान को जोड़ने के लिए किसके नेतृत्व में रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का गठन किया? ऑप्शंस हैं शंकर दे, अमिताभ वर्मा, HR खान, V पटेल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शंकर दे। शंकर दे के नेतृत्व में इन्होंने एक रिसर्च एडवाइजरी कमेटी गठन किया है, जिसको ये दायित्व होगा कि वो बताए कि सेबी क्या है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी जो भी अपना पॉलिसी मेकिंग कर रही है और जितने भी तरह से रिसर्च होंगे तो रिसर्च को पॉलिसी मेकिंग से किस तरह जोड़ा जाए ताकि पॉलिसी और भी छन के आए और भी निखर के आए लोगों के लिए, व्यवसायिकों के लिए, जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए। तो इसके लिए उन्होंने शंकर दे कमेटी का गठन किया। उसका एक और काम होगा अपने अनुसंधान कार्य को मजबूत करने और नीति निर्माण के लिए अपने दायरे को बढ़ाने के लिए। यानी ये दो है कि एक तो जो रिसर्च होगा उसको भी प्रमोशन मिलेगा, साथ ही जो इनकी जो पॉलिसी मेकिंग है उसका भी दायरा किस तरह से एक्सपेंड हो, वो सारी चीज़ों के लिए भी इसका गठन हुआ है। यानी ये सब सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर दिया गया है इस कमेटी के ऊपर। साथ ही समिति देश में पूंजी बाजार के विकास और नियमन के लिए प्रासंगिक अनुसंधान के उद्देश्यों, कार्य क्षेत्र और दिशा को परिभाषित करेगी। यानी अगर इस तरह से हम देखें तो ये हम कह सकते हैं कि सेबी ने अपने कार्य रूप को देखते हुए अब ये भी थोड़े से साइंटिफिकली सोच को वहाँ पे बढ़ावा देने के लिए इस कमेटी का गठन किया है। अब ये कमेटी जब अपना रिकमेंडेशन देगी फिर देखेंगे कि वो रिकमेंडेशन क्या है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के केस का फैसला करने वाली उच्च स्तरीय समिति हाई पावर्ड कमेटी भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने किसे नियुक्त किया? यानी ये जो हाई पावर्ड कमेटी होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें रंजन गोगोई जो CJI हैं उन्होंने किसको नियुक्त किया? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस UU ललित, जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस AK सीकरी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जस्टिस AK सीकरी। देखिए ये जो हाई पावर कमेटी होती है इसमें होता कौन है? ये हाई पावर कमेटी क्या है? ये हाई पावर कमेटी या इसको हम सिलेक्शन कमेटी भी कहते हैं। ये सिलेक्शन कमेटी होती है जो कि CBI के चीफ का नियुक्ति करती है। इसमें कौन कौन से, अगर लीगली हम देखें तो इसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर और CJI। ये तीनों मिलके CBI के चीफ का नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट करता है। अब अगर ये हाई पावर कमेटी है तो इसमें रंजन गोगोई खुद क्यों नहीं है? रंजन गोगोई ने इस कमेटी से खुद को इसलिए बाहर निकाल दिया कि अभी हाल ही में आपने देखा कि आलोक वर्मा को 77 दिनों के लीव के बाद इन्हें वापस CBI में रीइंस्टेट किया गया। यानी इन्हें फिर से वहाँ पे बोला कि आप CBI के चीफ के पद पे आप अभी बैठ सकते हैं। और ये जो फैसला लिया गया था CJI लेड एक बेंच ने लिया था। तो इन्होंने बोला कि हो सकता है यहाँ एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, क्योंकि ये डिसीजन मैंने ही दिया था, इसलिए मेरे जगह जस्टिस AK सीकरी होंगे, उसके साथ PM होंगे और अपोजिशन लीडर में मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। और फिर ये तीनों जाके इनका फैसला करेंगे कि आगे क्या होगा। लेकिन चीफ जस्टिस CJI ने जब आलोक वर्मा को रीइंस्टेट किया था तो उन्होंने बोला था ये अपने पद पे जाएंगे, लेकिन कोई भी पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन, जो भी नया डिसीजन होगा वो नहीं ले सकते हैं। और हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर।
समय समय पर प्रत्येक देश के यात्रा दस्तावेजों की पहुंच को मापने वाला हेनली पासपोर्ट इंडेक्स HPI के अनुसार भारत किस स्थान पर है? 77वां, 78वां, 79वां, 80वां? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 79वां। ये जो HPI इंडेक्स होता है, ये होता क्या है? देखिए, ये किसी भी देश के पासपोर्ट की मजबूती को मापता है, यानी किसी भी देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है वो इस चीज को इंडेक्सिंग करता है, उसके लिहाज से रैंकिंग देता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि पासपोर्ट के स्ट्रांगनेस को कैसे मापा जाता है। देखिए, उसको मापने का तरीका है कि एक पासपोर्ट से कितने देशों में वीजा फ्री जाया जा सकता है। यानी एक पासपोर्ट की वैल्यू वहां पता चलती है जब उस देश का नागरिक फ्रीली इंटरनेशनली कहीं भी आ जा सके। और कैसे आ जा सके? वीजा फ्री होने के कारण। तो इस वीजा फ्री, एक पासपोर्ट को कितने देशों में वीजा फ्री मिला है, उसके ऊपर ये अपना इंडेक्सिंग करते हैं, उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर वहां पे रैंकिंग देते हैं। और उस रैंकिंग में भारत को 79वां स्थान मिला है। इस रैंकिंग में जो सबसे टॉप पे है वो है जापान। जापान को 190 देशों में जापानी पासपोर्ट को वीजा फ्री वहां पे इनका आना जाना होता है और इसी के कारण इसे टॉप रैंकिंग दी गई है। वहीं भारत की बात करें तो पिछले साल ये 81वें स्थान पे थे, जहां से 2 अंकों का सुधार हुआ है, अभी 79वें पे पहुंचे हैं। वहीं चीन 69वें, अफगानिस्तान 104, पाकिस्तान 102, नेपाल 94 पोजीशन पे बना हुआ है। तो ये रैंकिंग इस लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इससे हमें पता चल जाता है कि किस देश के नागरिक को कितने घूमने की पूरे विश्व में आज़ादी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रेफ्यूजी कैंपों के ऊपर लिखी वी आर डिस्प्लेस्ड किताब किसने लिखी है? ऑप्शन है क्रिस्टीना लैम, मलाला यूसुफजई, कैलाश सत्यार्थी, रजा असलान। और इसका सही जवाब है दोस्तों मलाला यूसुफजई। इनके बारे में हम जानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज इन्हें मिल चुका है 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ। इन दोनों को एक साथ मिला था और इन्हें और भी बहुत सारे अवार्ड मिला है। मानवाधिकार सम्मान 2013 में मिला है, 2018 में ग्लिट्समैन सम्मान मिला है। इनके साथ हुआ क्या था, 2012 में जब ये मात्र 14 वर्ष की आयु में अपने उदारवादी प्रयासों के कारण वे आतंकवादियों के हमले का शिकार हुई थी। इन्होंने वहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया था और जिसके कारण तालिबानी इनके दुश्मन हो गए थे और काफ़ी वहाँ पे इनको हमले का शिकार करना पड़ा था। और तब से वो बाहर ही रहते आई हैं और क्योंकि इनके जान माल को अभी भी खतरा है। और उसी समय उन्होंने आई एम मलाला करके एक बेस्ट सेलिंग बुक लिखी थी और उसके बाद अब जाके ये तीसरी बुक होगी इनकी वी आर डिस्प्लेस्ड, जिसमें उन्होंने अपने यात्रा विवरण को लिखा है कि किस तरह वो देश देश में घूमी है और रेफ्यूजी कैंप का वहाँ पे क्या हाल है। तो ये किताब उसी के बारे में है। बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की ओर। येलो वेस्ट आंदोलन आजकल यूरोप में चर्चा में बना हुआ है। इसका आरंभ किस देश से हुआ था? ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रांस। देखिए, ये फ्रांस से आरंभ हुआ येलो वेस्ट प्रोटेस्ट धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया और ये अब जाके बेल्जियम और नीदरलैंड तक पहुंच चुका है। ये एक्चुअली शुरुआत कैसे हुई? फ्रांस के लोगों ने वहाँ पे बढ़ते पेट्रोल डीजल के भावों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। और इसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात थी कि ये सारे जो प्रोटेस्टर थे वो येलो रंग के जैकेट पहन के कर रहे थे, जिसके कारण इसका नाम येलो वेस्ट प्रोटेस्ट पड़ गया। और इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज के इस सवालों का दौर। पिछले दिन मैंने आपसे एक पूछा था सवाल जिसका जवाब आपको देना था, तो देखते हैं वो सवाल क्या था और उसका सही जवाब क्या है। मैंने आपसे पूछा था, हाल में विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया, उनका नाम बताएं। ऑप्शंस थे क्रिस्टीना जॉर्जिवा, क्रिस्टीन लेगार्ड, जिम योंग किम, नगोजी ओकोंजो इवेला। और दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जिम योंग किम। 2022 में उनका कार्यकाल खत्म होगा, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने बता दिया कि मैं ये पद छोड़ दूंगा। उन्हें 2012 में तब के जो यूएस के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने इस पद पे उन्हें अपॉइंट किया था। लेकिन अब अगर ये छोड़ देंगे इसके तब तक जब तक कि कोई नया चीफ वहाँ अपॉइंट नहीं हो जाता, तब तक उस बैंक के जो सीईओ हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा, वो इस पद पर अंतरिम प्रेसिडेंट बने रहेंगे। हमेशा से ही देखा गया है कि जो वर्ल्ड बैंक के जो चीफ होते हैं वो यूएसए से होता है और जो आईएमएफ का होता है वो यूरोप का होता है। इसके पीछे रीज़न है कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते, क्योंकि वर्ल्ड बैंक में जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो यूएसए का है। इसीलिए ये अपने आप में एक इन्होंने ये एक्सेप्टेंस बना लिया है कि वर्ल्ड बैंक का चीफ हमेशा यूएसए से होगा। वहीं आईएमएफ इन्होंने यूरोप के लिए छोड़ दिया, इसीलिए आईएमएफ का चीफ हमेशा ही यूरोपियन ही होता है।
और एक सवाल अब आपके लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, और जवाब के बारे में और भी आप क्या जानते हैं वो भी हमें बताएं। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने जल संसाधन मंत्रालय की किस मासिक पत्रिका का हाल ही में विमोचन किया? ऑप्शंस हैं जल चर्चा, पानी अमृत, जल जीवन, अमृत धारा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है हमें। इसका सही जवाब क्या होगा वो मैं आपको अगले दिन वाले वीडियो में बताऊंगा, और हम इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। आप हमें ये लिख के कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और इसमें आप और भी क्या चीज़ें चाहते हैं कि जो आपके लिए मैं लाऊं यहाँ पे इस वीडियो के मार्फत से। अपना फीडबैक ज़रूर हमें बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जागरणजोश.com।